नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर दीपक जैन जी, जो कि नेक्स्ट जेन फाइनेंशियल एस्टेट प्लानिंग के फाउंडर हैं और AFM अमेरिकन एकेडमी के कंट्री हेड हैं। और आप जो है पिछले 17 सालों से 20,000 लोगों का जो है फाइनेंशियल प्लानिंग की यात्रा को काफ़ी आसान बनाया है इन्होंने। और लोगों के जो फैमिली में आजकल डिस्प्यूट हो रहा है, फैमिली डिस्प्यूट हो रहा है, लीगल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को काफ़ी आसान बनाने का काम कर रहे हैं दीपक जैन जी। दीपक जैन जी, वेलकम। नमस्कार। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं एक छोटे क्वेश्चन से आपका आज का पॉडकास्ट शुरू करूंगा कि एस्टेट प्लानिंग किसको करना चाहिए? एस्टेट प्लानिंग हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसके पास एक परिवार और थोड़ी संपत्ति है। तो ये परिवार का मामला नहीं है, संपत्ति का मामला नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी संपत्ति आसानी से बिना लड़ाई झगड़े के जितनी मैं देना चाहूँ उतनी मेरी अगली पीढ़ी तक पहुँच जाए, तो मुझे ये करना चाहिए। अब ये कौन कौन चाहेगा? सब चाहेंगे। हमें लगता है सभी लोग चाहेंगे। तो इसका मतलब हर एक को एस्टेट प्लानिंग करनी चाहिए। ये कोई इसका मामला नहीं कि मेरे में इतनी संपत्ति हो तो इसके बाद करनी चाहिए, मेरा परिवार इतना बड़ा हो तो करनी चाहिए, मेरा एक ही पुत्र है तो मुझे एस्टेट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। ये सब वो मामले नहीं है। ये मामले दूसरा है। ये मामला है कि क्या मैं चाहता हूँ कि वो आसानी से, प्यार से, पूरी तरह से, बिना लड़ाई झगड़े के मेरे अगले परिवार तक पहुँच जाए। करेक्ट सर। इसमें शुरू में जैसे नॉर्मली हम लोग जानते थे विल होता है, विल में और फैमिली ट्रस्ट में क्या अंतर है सर? विल जो है एक ऐसा कागजात है जो आप बनाते हैं जिसमें आप कहते हो मेरे बाद मेरी संपत्ति ऐसे बांट देना, और ये लीगली टेनेबल होता है, लीगली इन्फोर्सेबल होता है। करेक्ट। विल की बहुत सारी कमियां हैं जो फैमिली ट्रस्ट पूरी कर देता है। विल की पहली कमी जो फैमिली ट्रस्ट पूरी करता है वो है कि विल चैलेंजेबल है। दुनिया में ऐसी कोई विल बन ही नहीं सकती जिसको चैलेंज ना किया जा सकता हो। चाहे आप उसको रजिस्टर कराओ, स्टैम्प पेपर पे बनाओ, किसी भी तरह से बनाइए, वो चैलेंजेबल है। दूसरा, विल में आप देने के बाद कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने अब एक संपत्ति अपने बेटे को दी, अब ये बेटा इसका कैसे इस्तेमाल करता है, ठीक से रखता है, मैनेज करता है नहीं, ये आप विल में नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार उसके पास गई तो अब वो जैसे मर्जी करे। तीसरा, अगर उस बच्चे के जिसने विल से ली है संपत्ति, उसके ऊपर रिस्क आ गया, कोई सपोज उसके स्पाउस के साथ प्रॉब्लम हो गई उसकी और एलिमनी क्लेम आ गया, उसके क्रेडिटर्स के साथ प्रॉब्लम हो गई, तो ये संपत्ति बच नहीं सकती, क्योंकि वो उसकी संपत्ति और उसी के नाम हो गई। तो हम नहीं चाहते कि हमारी संपत्ति हमारे बच्चों के क्रेडिटर्स या सेपरेटिंग स्पाउसेस पे चले जाए, तो हमें ट्रस्ट बना के उसको पूरा करना चाहिए। तो ये जो कमियां हैं, एक और बहुत बड़ी कमी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपनी संपत्ति पहले अपनी वाइफ को दूंगा और वाइफ के बाद बच्चों को दूंगा। राइट। अब प्रॉब्लम क्या है विल में? विल वन टाइम प्ले है। जैसे ही ये वाइफ के पास गई, आपकी विल इस पर ऑपरेट करना बंद कर देगी। अब वाइफ की विल चलेगी। तो आप वो जो कंट्रोल है, एक लेग तो कर सकते हो, सेकंड लेग पूरा नहीं कर पा रहे। ये सब कमियां ट्रस्ट पूरी कर देता है। इट मीन्स कि बिल भी हमें दो लोगों को बनाना चाहिए। अकेले केवल मतलब हस्बैंड बिल बना दे रहे हैं तो उससे सफिशिएंट काम नहीं होने वाला है। हस्बैंड वाइफ को सेपरेट बिल बनाना चाहिए। तो मैं मजाक में हमेशा कहता हूँ, एक दिन आपकी वाइफ बहुत अमीर होने वाली है जिस दिन आप नहीं रहोगे। सही बात है। उस दिन के लिए बिल बनाओ। ओके, राइट। राइट। और POA क्या होता है सर? पावर ऑफ अटॉर्नी। अब देखिए, जब हम इनहेरिटेंस प्लानिंग की बात करते हैं तो 2 या 3 रिस्क होते हैं। हम सोचते हैं ये डेथ के बारे में है, पर डेथ से भी बड़ा रिस्क है इनकैपेसिटी। अगर मैं अपंग हो गया, अगर मैं कोमा में चला गया, पैरालिटिक हो गया, मेंटली अनसाउंड हो गया, ऐसी स्थिति में मेरे जो सिंगली ऑपरेटेड अकाउंट्स हैं उनको कौन ऑपरेट कर पाएगा? मेरी संपत्ति है, उस पर रेंट कौन ले पाएगा? तो ये जो प्रॉब्लम है इनकैपेसिटी की, इसको दूर करने के लिए पावर अटॉर्नी बनती है। पर जो पावर अटॉर्नी इनकैपेसिटी के लिए मिलती है, वो नॉर्मल जो पावर अटॉर्नी जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं वो नहीं बनती। उसके लिए एक स्पेशल पावर अटॉर्नी बनती है, जिसे कहते हैं स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर अटॉर्नी फॉर इनकैपेसिटेशन। ये एक स्पेशल पावर अटॉर्नी है जो खाली इस दौर के लिए बनती है जब मैं फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लायक नहीं रहा, किसी भी बीमारी या किसी वजह से। तो उस पावर अटॉर्नी को बनाना इतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरी डेथ होती है तो मेरी फैमिली सफ़र करेगी। अगर मैं इस स्थिति में पहुंच गया तो कौन सफ़र करेगा? मैं खुद सफ़र करूंगा। करेक्ट। तो मुझे इसके लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, और यही पावर अटॉर्नी के बारे में हम बार बार बात करते हैं जब हम इनहेरिटेंस प्लानिंग की बात करते हैं। इट मीन्स कि आप स्वस्थ हैं तो आपका बिल और या फिर आपका जो बाकी प्लानिंग है वो काम कर रहा है। लेकिन
आप अस्वस्थ हो जा रहे हैं और आप किसी योग्य नहीं हैं, आप डिसेबल हो जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो प्रॉपर काम करेगा। राइट, और मरने से पहले तक। हाँ वही, मतलब जब मरने के बाद विल काम करेगा, हाँ। और जीवित जब तक है तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी आपका काम करेगा। राइट। अच्छा, फैमिली ट्रस्ट यहाँ पे क्या करता है? फैमिली ट्रस्ट के विषय में भी थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं। नहीं, फैमिली ट्रस्ट दोनों स्थितियों में बहुत काम आएगा, इनकैपेसिटी में भी और डेथ में भी। जी। क्योंकि फैमिली ट्रस्ट में हमने एक ट्रस्ट बनाई। ट्रस्ट एक एंटिटी है, जैसे एक कंपनी होती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, उस तरीके से ट्रस्ट भी एक एंटिटी है। करेक्ट। राइट। हमने क्या करा, उस ट्रस्ट में अपनी संपत्ति डाल दी और उस ट्रस्ट के अंदर रूल्स और रेगुलेशन बना दी कि संपत्ति के साथ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इतना निकल सकता है, इतना नहीं निकल सकता। शुरू में जब तक मैं जीवित हूँ मैं चलाऊँगा इसको, मेरे बाद मेरी वाइफ चलाएंगी, हम दोनों के बाद हमारे बच्चे चलाएंगे, पर फॉलो रूल ही करेंगे जो उसमें डिफाइन, जो डिफाइन रूल है। तो जो रूल्स हैं वो रोक लगा देते हैं कि गलत डिसीजन नहीं हो पाए, गलत व्यक्ति के पास तक ना आ जाए, चला जाए। तो आजकल में बहुत सारे देखते हैं कि जब एक बार बच्चा या बेटा या बेटी की शादी हो जाती है तो उन पर इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाता है। करेक्ट है। तो वो जो इन्फ्लुएंस है उसमें, अच्छा बच्चा चाह कर भी मना नहीं कर सकता, उसके वाइफ और हस्बैंड कुछ उससे डिमांड कर रहे हैं तो वो मना करने की स्थिति में नहीं है, इमोशनली नहीं है। लीगली है, इमोशनली नहीं है, इमोशनली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उस ट्रस्ट के अंदर एक रूल लिखा है कि ये नहीं हो सकता। तो कहेगा मैं करना तो चाहता हूँ जो आप कहते हो, पर कर नहीं सकता क्योंकि ट्रस्ट मुझे अलाउ नहीं करती। करेक्ट है। तो उसका रिश्ता भी बच जाता है, पैसे भी बच जाते हैं। तो आप ना कहना आसान करवा रहे हो बच्चे से, क्योंकि मतलब एक वो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका कौन सा संविधान हो गया जिससे आपकी फैमिली चलेगी। राइट। और उसके एसेट को कैसे मैनेज करना है वो एक तरह से फैमिली ट्रस्ट आपका करता है। राइट। इसमें भी हमने दो चीज़ सुना है कि दो तरह के शायद फैमिली ट्रस्ट होते हैं, उसके विषय में सर थोड़ा प्लीज बताएं। नहीं, बहुत सारे तरीके के ट्रस्ट होते हैं, 50 से ऊपर मेजरली हाँ दो तरह तो के एक होते हैं पब्लिक ट्रस्ट। जी। तो ज़्यादातर लोग जब मैं ट्रस्ट की बात करता हूँ ना, वो चैरिटेबल ट्रस्ट से इसे कंफ्यूज करते हैं। हम चैरिटेबल ट्रस्ट की बात नहीं कर रहे, हम बिल्कुल दान देने वाली ट्रस्ट की बात नहीं कर रहे, कोई चैरिटेबल नहीं है इसमें। हम फैमिली की ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। और जो फैमिली ट्रस्ट है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1883 के ऊपर चलती है। और ये आपके परिवार के लिए बनाई गई है, ये समाज के लिए नहीं बनाई गई, ये परिवार के लिए बनाई गई है। और इसकी जो ब्यूटी ये है कि आप इसमें अपने जीवित रहते ही सामान ट्रांसफ़र कर देते हो। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, जिसने दिया सामान वो जीवित नहीं है, इसलिए विल चैलेंज हो जाती है। सही है। अगर आपने अपनी जीवित रहती ट्रांसफ़र कर दिया, इसका मतलब मैंने अपनी विल खुद ही एग्जीक्यूट कर दी। अब तो उस स्ट्रक्चर के अंदर जाकर जो उसके रूल्स के हिसाब से वो मूव करेगी, तो अब चैलेंज नहीं आएगा कभी भी। चैलेंज तो आपके जाने के बाद आएगा ना, तो जीवित रहते तो आएगा नहीं। और प्रोटेक्शन साथ साथ मिल गई। राइट। इसमें ये तो हो गई फैमिली ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट के बारे में। एक होती है रेवोकेबल होती है और एक इर्रेवोकेबल होती है। अब रेवोकेबल ट्रस्ट में जिसने ट्रस्ट बनाई उसने पावर अपने पास रोक के रखी कि मैं कभी भी इसको डिसॉल्व कर सकता हूँ। डिसॉल्व करते ही सब सामान वापस मेरे पर्सनल नाम पे आ जाएगा जब तक वो जीवित है। जब तक वो जीवित है। और वो उसमें लिखता है कि मेरे डेथ के बाद ये इर्रेवोकेबल हो जाएगी, अब कोई चेंज नहीं कर सकता। करेक्ट। राइट। तो रेवोकेबल और इर्रेवोकेबल, मैं शुरू से भी इर्रेवोकेबल बना सकता हूँ ट्रस्ट। रेवोकेबल ट्रस्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो सेटलर है उसके हाथ में कंट्रोल बचा रहता है। सेटलर कौन होता है? सेटलर होता है जिसने ट्रस्ट बनाई। ओके। ठीक है, उसके हाथ में कंट्रोल बचा हुआ है कि वो कभी भी चाहे तो इसे बंद कर सकता है। और बच्चों को एश्योरेंस नहीं है कि जो हमें दिया है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी भी चाबी उसके हाथ में है, सेटलर के हाथ में। सेटलर के हाथ में। इर्रेवोकेबल में वो चाबी निकल गई हाथ से। बच्चों को पता है भाई अभी एक दिन तो ये जाने वाले हैं, सही है, उसके बाद तो हमें मिलने ही वाला है। तो क्यों कोई आदमी रेवोकेबल नहीं बनाएगा, इर्रेवोकेबल बनाएगा? बिल्कुल। पर प्रॉब्लम क्या है, जो रेवोकेबल ट्रस्ट में एसेट प्रोटेक्शन नहीं मिलता। आपके क्रेडिटर्स, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड वो दावा ठोक के ना पैसे ले आ सकते हैं। इर्रेवोकेबल में एसेट प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी बिजनेस की स्थिति ऐसी है कि क्रेडिटर्स का रिस्क आ सकता है, मेरे स्पाउस के साथ कुछ अनबन चल रही है, या मेरे बच्चों को स्पाउस के साथ कुछ अनबन की चांस आ सकती है, तो उसमें इर्रेवोकेबल ही बनाए, अदरवाइज रेवोकेबल। वहाँ पे आपके मतलब स्टेट को वो प्रोटेक्ट कर देता है। राइट। अच्छा, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी वही सब काम हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपनी के शेयर हैं, आपकी डेथ के बाद शेयर का क्या होगा? ट्रांसफर होंगे ना। करेक्ट। तो ट्रांसफर ही तो रिस्क है।
ट्रस्ट में तो कुछ ट्रांसफर ही नहीं होगा, वो ट्रस्ट के नाम पे रहेगा, ट्रस्ट के नाम ही रहेगा। और वो ट्रांसमिट हो जाएगा। हाँ बस, वो जो भी नॉमिनी होगा या फिर जो भी लीगल मतलब हाँ, वो उसके शूज में स्टेप इन कर जाएगा, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। ओके। टाइटल ट्रांसफर है ना, वही रिस्क है। सबसे बड़ा रिस्क होता है कि ए से बी पे गया, उसी के बीच में गड़बड़ होती है सारी। जब ए पे ही रहा और ए के ओनर बदलते गए तो रिस्क नहीं आएगा कभी भी। और यहाँ पे सबसे जो मतलब लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि टाइटल ट्रांसफर हो जाए बस बात खत्म हो गया हमारा, जबकि ये प्रॉब्लम पूरा मतलब सॉल्व नहीं हो रहा है। राइट। पूरा प्रॉब्लम तब सॉल्व होगा कि आप जिसको चाहते हो, जिसके हाथ में जाना चाहे एसेट, उसमें जाए तो जा करके सही और जाने के बाद वो ठीक से मैनेज करे। मेरा काम पहुंचाना तक नहीं है, मैंने अपनी 30 साल लगाए हैं ज़िंदगी के इसे बनाने में। अब मेरे जाने के बाद बच्चे 5 साल में निपटा देने से क्या फ़ायदा। राइट। तो मैं उसको दूंगा रूल्स के साथ कि भैया अभी तुम थोड़े इमेच्योर्ड हो, अगले 10 साल तक इनकम खाओ, इसकी कॉर्पस में हाथ मत लगाना, है ना। 10 साल बाद 5% निकाल लेना या 20%। इसमें वो भी कर सकते हैं कि कैपिंग कर सकते हैं कि इतना ही पैसा आपको यूज करना है और बाकी राइट। तो नहीं यूज करना। राइट। और तुम्हारे साथ कभी किसी स्पाउस का झगड़ा हुआ, उसी दिन बंद हो जाएगा, ये मिलना बंद हो जाएगा। फिर अपने वाले से दे दो उसको जो बाहर पड़ा हुआ है सामान, मेरे सामान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। Right. जब जिस दिन ये खत्म हो जाएगा दोबारा मिलना चालू हो जाएगा। वो सारे रूल्स उसके बाद जैसे इनके डेथ के बाद उस समय सेटलर कौन होगा? सेटलर चाहिए ही नहीं। अच्छा। सेटलर खाली ट्रस्ट को क्रिएट करने के लिए चाहिए। Okay. एक बार क्रिएट हो गई तो ट्रस्टी और बेनिफिशियरी चाहिए। तो उस समय ट्रस्टी कौन होगा? ट्रस्टी बच्चे हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं जिनका जो बेनिफिशियरी है उन्हीं को ट्रस्टी बना दो। तो वो लोग चेंज कर सकते हैं ट्रस्ट का जो मतलब नहीं, वो इरेवोकेबल हो गई ना। ओके। अब चेंज कुछ नहीं कर सकते, अब तो खाली फॉलो ही कर सकते हैं। फिर हम उसमें ऑडिट डाल देते हैं कि एक सीए से ऑडिट करेगा हर 6 महीने में, देखेगा ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं कर रहे जो ट्रस्ट में अलाउड नहीं है, एज पर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रस्ट चल रहा है। तो उनको उनके सिर पे वो एक वो लगा रहेगा कि भाई वो सीए फिर ऑडिटर बैठ जाएगा जिससे। तो असल में क्या है ना, हमें फ्रीडम और जो बाउंड्री है, रिस्ट्रिक्शन, उसमें बैलेंस बनाना है जी। ज़्यादा फ्रीडम भी गलत है और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी गलत है। तो ट्रस्ट वो बैलेंस बना देता है। मतलब सिंपल अगर कहा जाए तो आज के टाइम पे जो बच्चे अचानक से पैसे पा जा रहे हैं, हाँ, जो जिनको हम लोग जेनजी की बात कर रहे हैं, जेनजी जो अचानक से एसेट पा जा रहे हैं या फिर बहुत बड़ा संपत्ति पा जा रहे हैं, तो उसका मिसयूज करने लगते हैं। राइट। तो हम उस मिसयूज को बचा सकते हैं, राइट, कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, नॉर्मली आजकल मतलब दुनिया में नॉमिनी ज़्यादा पॉपुलर है कि नॉमिनी कर दो, तो नॉमिनी कितना मतलब इफेक्टिव है उसके विषय में बताएं। देखिए, सबसे पहले नॉमिनी ओनर नहीं होता। लोगों में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैंने अपने बैंक अकाउंट में अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया, मेरे बाद वो मालिक बन जाएगी, शी इज़ द ओनर। वो बिल्कुल गलत है। कस्टोडियन, वो जस्ट खाली कस्टोडियन है, ट्रस्टी है, बांटने का अधिकार है, रखने का अधिकार नहीं है। राइट। तो बांटेंगी कैसे? बांटते हुए समझ लो, मैंने एक बैंक एफडी कराई 10 लाख रुपए की, वो मेरे नाम है, मेरी वाइफ उसमें नॉमिनी है। तो बैंक वो 10 लाख रुपए मेरी वाइफ को दे देगा, किस लिए? बांटने के लिए। बांटते हुए दो उस पर ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन है मैंने विल बनाई, मैंने विल नहीं बनाई। अगर मैंने विल बनाई, जिसके नाम पे ये एफडी विल में लिखी है उसको देना पड़ेगा, चाहे वो उन्हीं के नाम लिखी हो या किसी और के नाम लिखी हो। अगर विल नहीं बनाई तो ये लीगल हेयर्स को बांटना पड़ेगा एज पर लॉ। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से मदर हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, सब में बराबर बटेगा। अब ये तो हस्बैंड नहीं चाहता था जब उसने नॉमिनेशन किया, क्योंकि उसने सोचा नॉमिनी ओनर होता है, नॉमिनी ओनर होता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, नॉमिनेशन करो और विल से उसको कंफर्म कर दो कि मेरी जो जितने भी अकाउंट्स हैं जिसमें जो नॉमिनी है वो ओनर है। अब वो ओनर बन गया, खाली नॉमिनेशन से नहीं बना। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, इंडिया में इस समय 5 तरीके के नॉमिनेशन होते हैं। राइट। एक तो नॉर्मल नॉमिनी है आपका, स्टैंडर्ड नॉमिनी। एक होता है जॉइंट नॉमिनी, 2 लोगों को नॉमिनी बना दिया, उसको हर एक का शेयर बना दिया। तीसरा है बेनिफिशियल नॉमिनी, और ये खाली लाइफ इंश्योरेंस में होता है, जिसमें वो मालिकाना अधिकार चला जाता है। जैसे मैंने कहा ना, ओनर नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस में ओनर बन जाता है। वो इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 में, उसमें वहाँ पे अलग हो गया। चौथा है सक्सेसिव नॉमिनी। कुछ जैसे आरबीआई के प्रोडक्ट्स, बैंकिंग प्रोडक्ट्स और इंश्योरेंस में सक्सेसिव नॉमिनी अलाउड है कि पहले ए को जाएगा, ए नहीं जिंदा रहा तो बी को चला जाएगा, उसे कहते हैं सक्सेसिव नॉमिनी। वो भी अलाउड है। और लास्ट जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत अभी सेबी ने इंक्लूड किया, इनकैपेसिटेशन नॉमिनी। तो मैं अपने अपंगता या मतलब डिसेबिलिटी में राइट दे सकता हूँ किसी को कि तुम मेरा अकाउंट ऑपरेट कर लो।
वो होगा इनकैपेसिटेशन नॉमिनी। अच्छा, अब ये 5 तरीके के नॉमिनी है। अच्छा, मतलब पीओए की तरह ये हो जाएगा एक तरह से। हाँ, पर ये इसमें मेंटल इनकैपेसिटेशन कवर नहीं करी उसने, खाली फिजिकल करी है। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने Thank you. बहुत अच्छा Thank मतलब you. इन्फॉर्मेटिव आपने जानकारियाँ दिया हमारे श्रोताओं को, और इसी तरीके के सेशन हम चाहेंगे कि अगेन दोबारा हम करें। श्योर, धन्यवाद सर। थैंक यू।